मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय जी के जीवन के विषय में पढ़ा था। आज उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए राजा राममोहन राय जी द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से इसकी स्थापना हुई, आगे चल करके किस तरह से इसका प्रसार हुआ, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजा राममोहन राय जी ने, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म समाज। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत थे, मतलब ये करती क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कई बार पूछा जाता है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कुछ चीजें बताई थी। जो राजा राममोहन राय जी के जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, वही ब्रह्म समाज का भी सिद्धांत था। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो राजा राममोहन राय जी थे वो बहुदेववाद का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। देखो, बहुदेववाद, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत सारे देवताओं की आराधना करना। हमारे भारत में प्राचीन समय से ही अनेक देवताओं की पूजा अर्चना करने की प्रथा चली हुई है। बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा बोला जाता है। देखिएगा, जो प्राचीन जो ग्रंथ है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। यहां पर जो शब्द कोटि है उसका एक मतलब करोड़ निकलता है, दूसरा मतलब निकलता है प्रकार। तो अभी भी इसका काफी मतलब डिबेट चलता है और अधिकतर लोग जो है 33 करोड़ देवी देवता को ही स्वीकारते हैं। तो वो या तो प्रकार हो सकता है या करोड़ हो सकता है। तो फिर भी बहुत सारे देवी देवता हैं, आप लोग देखिएगा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके बाद फिर और आते जाएंगे, काफी सारी देवियां भी हैं। तो जो राजा राममोहन राय जी थे वो इस तरह बहुदेववाद को, इसके अलावा वो हिंदू धर्म ही नहीं, जो दूसरे धर्मों में भी, जैसे कि मुस्लिम जो है अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन जो है जीसस को मानते हैं, तो उनका ये कहना था राजा राममोहन राय जी को, ये जो संपूर्ण धरती है, संपूर्ण संसार है, इसका एक ही ईश्वर है जो कि सर्वशक्तिमान है। तो इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया कि दुनिया में एक ही ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसके बिना ये दुनिया नहीं चलती है। तो उनका ऐसा मानना था। सॉरी। इसके बाद एकेश्वरवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। इसके बाद अगला जो चीज इन्होंने बोला, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। माफी चाहूंगा, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, इन्होंने कहा। देखिएगा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित है। मंदिरों में आप जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां। तो इन्होंने बोला कि जो ईश्वर है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता है, तो उसके लिए किसी मंदिर या किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी उसकी आराधना कर सकते हो, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो। तो मूर्ति पूजा का विरोध। इसके अलावा इन्होंने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि हम लोग वेदों के बारे में पढ़ते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है, मतलब कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, इसकी रचना भगवान ने की है, ये हम लोग मानते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी ऐसी मान्यता है कि इनको हमारे भगवान ने रचा है। लेकिन राजा राममोहन राय जी ने बोला कि नहीं भाई, ये किसी भगवान द्वारा रचित नहीं है, ये मनुष्य द्वारा ही रचित है। तो मतलब धार्मिक ग्रंथों को देवकृत नहीं माना, ये चीज था। इसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। देखिए, क्या होता था हमारे भारत में, पहले विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। उनको जो है उनके पति के मृत्यु के बाद या तो सती होना पड़ता था, अपने पति की चिता के साथ जल करके मरना होता था, या फिर अपना बाकी का संपूर्ण जीवन साधारण तरीके से व्यतीत करना होता था। कोई भी खुशियां वो नहीं मना सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, श्रृंगार नहीं कर सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे। तो ये चीजें थी। तो इसीलिए राजा राममोहन राय जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया कि भाई होना चाहिए, विधवाओं को भी विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये ब्रह्म समाज की एक सिद्धांत था। उसके बाद इन्होंने बोला बाल विवाह। उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चों का विवाह होता था। माफी चाहूंगा, पता नहीं गले में कुछ फंस गया है कैसे। तो
तो बाल विवाह की मैं बात कर रहा था, तो उस टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों का विवाह होता था। देखो जो लड़के होते थे ना वो थोड़े से वयस्क होते थे, बड़े होते थे। अधिकतर मामलों में क्या होता था, लड़का बड़ा ही होता था और जो लड़कियां होती थी वो छोटी होती थी। कई ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, 6 साल 7 साल 8 साल की बच्चियों का भी विवाह हो जाता था काफी बुजुर्गों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, 40 50 60 साल के बूढ़ों के साथ भी। मतलब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है और उस उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो है दूसरा विवाह कर सकता है, वो भी किसी बच्ची से, न कि किसी विधवा से या फिर किसी छोड़ी हुई स्त्री से नहीं, वो किसी बच्ची से विवाह करेगा। 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल, ऐसे 14 15 साल के ऊपर तो कोई लड़कियां बचती ही नहीं थी, सबका जो है विवाह हो ही जाता था। तो बाल विवाह का बड़ा प्रचलन था, तो इसका भी विरोध किया गया। और राजा राम मोहन राय जी के जो सहयोगी थे, जो ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे ना, जो युवक सदस्य, बताया जाता है कई सारे ब्रह्म समाज के युवक सदस्यों ने, जिनका विवाह तय हुआ था छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो उन्होंने अपने माता पिता से बिल्कुल विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम जो है बच्ची से विवाह नहीं करेंगे, वो बड़ी हो जाने दो उसके बाद हम विवाह करेंगे। तो इस टाइप से कई सारे उदाहरण मिलते हैं ब्रह्म समाज के जो युवा सदस्य थे उनको लेकर के। तो ये एक था। इसके बाद अगला जो इन्होंने किया, जो उस समय हमारे भारत में जाति पाति छुआछूत ये चीज फैला हुआ था, उसको बोला कि भाई ये व्यर्थ है, बेकार है, ये सब बेकार है, सब मनुष्य समान है, सबको ईश्वर ने रचा है और सब उस परमात्मा की, उस सर्वशक्तिमान की संतान है, ऐसा इनका कहना था। इसके बाद देखिएगा, इन्होंने बहु विवाह, सती प्रथा, इसके अलावा उस टाइम पे स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, तो इन सब चीजों के लिए भी काम किया। विशेष करके सती प्रथा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कानून भी बनवाया था। तो ये चीज था। इसके बाद जो बहु विवाह क्या होता था, अधिकतर जो धनी लोग होते थे ना, वो एक साथ कई सारे विवाह करते थे, मतलब उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, तो इससे जो है माहौल काफी खराब होता था। तो इस चीज का भी इन्होंने विरोध किया। स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई, मतलब कि भाई लड़कियों को भी पढ़ना लिखना चाहिए, उनको भी जो है पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी जो कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत के रूप में हम लोग जान सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के ब्रह्म समाज को आगे बढ़ना था। तो स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना होती है ब्रह्म समाज की। इस वक्त देखिएगा, जो राजा राम मोहन राय जी थे वो इसके संस्थापक थे, और इसके संस्थापक सचिव, ये जो ब्रह्म समाज है, इसके जो संस्थापक सचिव थे, जो प्रथम सचिव थे, ताराचंद चक्रवर्ती। नाम आपसे कभी पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखेंगे, ताराचंद चक्रवर्ती, ये जो है इसके सचिव थे, प्रथम सचिव चक्रवर्ती, ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो ये जो ब्रह्म समाज के जो शुरुआती दौर था, जब राजा राम मोहन राय जी भारत में थे, जब ये विलायत नहीं गए थे, इंग्लैंड नहीं गए थे, तब क्या होता था, ये जो संघ के जो सदस्य हैं, ये जो संस्था के जो सदस्य हैं, ये प्रत्येक शनिवार को इकट्ठा होते थे। प्रत्येक शनिवार को ये लोग इकट्ठा होते थे, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्येक शनिवार को ये लोग जो है मिलते थे, जो भी सदस्य थे। कितना समय मिलते थे? तो रात को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये लोग जो है मिलते थे। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये लोग मिलते थे और क्या करते थे, इस बीच उपनिषदों को पढ़ते थे। उपनिषद चूंकि संस्कृतों में लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था उपनिषद, तो उसको पढ़ते थे और उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद करते थे। राजा राम मोहन राय जी ने ना उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने वेदांत का भी बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया था, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। तो इन्होंने जो है, मतलब इनका जो संस्था था वो हर शनिवार रात को 7 से 9 के बीच में मिला करता था और उपनिषदों पर चर्चाएं होती थी। देखिए, जो उपनिषद है ना, इसमें प्राचीन समय का जो वैदिक धर्म था, जो वेद थे, पुराण थे, उस समय जो भी कर्मकांड थे, तो उन सब चीजों की आलोचना की गई है और किस तरह से ईश्वर क्या है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ज्ञान की बातें उपनिषद। तो उपनिषद को ये लोग लेकर के चलते थे। अच्छा, ये जो ब्रह्म समाज है ना, शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म समाज नहीं था, इसका जो नाम था ब्राह्मण समुदाय। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण समुदाय। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का शुरुआती नाम क्या था, तो इसका जो शुरुआती नाम था ब्राह्मण समुदाय। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण समुदाय इसका पुराना नाम था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई तब ब्राह्मण समुदाय। और उस समय
ब्राह्मण समुदाय या फिर कहे ब्रह्म समाज या सीधा सीधा हम बोले राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय जी के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, जो अभी मैंने बताए ना कि एक ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, जो धर्म ग्रंथ है उसको भगवान ने नहीं रचा है, छुआछूत बेकार है, विधवाओं को विवाह करने का अधिकार है, बाल विवाह, ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें जब वो बोलते थे तो लोगों ने उनका काफी विरोध किया। राजा राममोहन राय और उनके समर्थकों का काफी विरोध किया कि भाई तुम जो है नास्तिक हो गए हो, तुम हिंदू धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो जैसे ही ब्रह्म समाज या फिर कहें ब्राह्मण समुदाय इसकी स्थापना होती है तो जो विरोधी लोग थे, उस समय विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो रूढ़िवादी लोग थे ना उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और राजा राममोहन राय और उनके जो समर्थक थे, उनके विचारों को जो मानने वाले लोग थे, उनकी संख्या नाम मात्र की थी, मुट्ठी भर कह सकते या फिर गिने चुने थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही साथ एक और संस्था गठित होती है जिसका नाम था धर्म सभा। धर्म सभा, ये धर्म सभा, और इसके संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक तो राधाकांत देव। राधाकांत देव ये जो है धर्म सभा के संस्थापक थे। ये कट्टर हिंदू थे और राजा राममोहन राय जी के विरोधी थे। और जब राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया, उसको प्रतिबंधित कर दिया, तो जो राजा राममोहन राय जी थे और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने विलियम बेंटिक जी को थैंक्स बोला, उनका आभार प्रकट किया कि आपने अच्छा काम किया। लेकिन ये जो राधाकांत देव थे, जो कि इन सब चीजों के विरुद्ध थे कि सती प्रथा जो है हमारी धार्मिक परंपरा है, हमारी सामाजिक परंपरा है, ऐसा मानने वाले थे, तो इन्होंने जो है विलियम बेंटिक के इस कार्य की निंदा की थी। ध्यान रखेंगे। तो धर्म सभा ये ब्रह्म समाज के विरुद्ध स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। अच्छा, अब जो है ये जो ब्रह्म समाज है या फिर ब्राह्मण समुदाय है, जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक शनिवार रात को 7 बजे से 9 बजे तक मिला करते थे, तो इनके पास कोई निश्चित स्थान नहीं था, कोई ठौर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग जो है प्रत्येक शनिवार को जो मिला करते थे, ये किसी के घर में मिला करते थे। राजा राममोहन राय जी वो कलकत्ता में ही बस गए थे, 1815 के बाद परमानेंट रहना शुरू कर गए थे, तो उनके यहां मिलते रहे होंगे या फिर किसी और के यहां मिलते रहे होंगे। तो अब जो है राजा राममोहन राय जी को लगता है कि भाई हमारी कोई एक स्थायी जगह होना चाहिए जो एक उसी काम के लिए बना हुआ हो। प्रार्थना वगैरह भी ये लोग किया करते थे। तो जनवरी 1800, आपसे पूछा जा सकता है, जनवरी 1830 कलकत्ता के चितपुर रोड में, चितपुर रोड कलकत्ता में है चितपुर रोड, तो कलकत्ता के चितपुर रोड में राजा राममोहन राय जी ने एक मकान किराए पर लिया, और इस मकान का जो उपयोग है वो केवल और केवल ब्रह्म समाज के कार्यों के लिए होना था। जो वहां पर उनकी बैठकें हुआ करती थी, जिसमें वो लोग उपनिषदों को पढ़ते, बांग्ला में अनुवाद करते, प्रार्थना करते, और दूसरे वो लोग जो भी है अपना सभा वगैरह करते, तो उन सब चीजों के लिए चितपुर रोड में उन्होंने एक मकान किराए पर लिया। तो इससे जो है इनके लिए स्थान की जो समस्या थी कि भाई आज तुम्हारे यहां मिलना है, कल हमारे यहां मिलना है, इस टाइप वाली, तो वो जो है अब समस्या नहीं रही। सबको मालूम है, हाँ चितपुर रोड में है ब्रह्म समाज का कार्यालय, तो वहां पहुंच जाना, सबको सूचित कर दिए, सब पहुंच गए, आराम से काम निपट गया। तो इससे जो है काफी सहूलियत हो गया। तो ये चीज था। अच्छा, जो राजा राममोहन राय जी 1830 में फिर विलायत चले जाते हैं, तो जो ब्रह्म समाज का जो शुरुआती दौर था, जब राजा राममोहन राय जी भारत में थे, तो उस टाइम पर ये जो ब्रह्म समाज था, इसमें ईसाई मत का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रह्म समाज में जो प्रार्थना वगैरह होता था, वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में जो प्रार्थना होता है ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता था। हालांकि प्रार्थना बाद में भी होती रही, मतलब राजा राममोहन राय जी के जाने के बाद भी, लेकिन बाद में जो है रूप बदला गया। जो ईसाई धर्म से मिलता जुलता था उसमें काफी परिवर्तन आया, लेकिन शुरुआत में काफी कुछ जो है ईसाई मत से मिलता था। यही कारण है कि राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी लोग राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के विरोधी थे। ये लोग मानते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, काहे के लिए अपने आप को हिंदू बोल रहे हो, तुम तो काम ईसाई जैसे कर रहे हो, भाई सीधा सीधा ईसाई बन जाओ ना, ऐसा ये लोग बोला करते थे। तो ये चीज था। तो अब जो है 1830 में, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि राजा राममोहन राय जी विलायत चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहीं पर 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
उनका जो ब्रह्म समाज है फिर उसका क्या हुआ। तो राजा राममोहन राय जी के इंग्लैंड चले जाने के बाद दो लोगों का नाम आप लोगों को याद रखना है जिन्होंने कार्यभार संभाला। रामचंद्र विद्यागीस, रामचंद्र विद्यागीस। ऊपर वाले जो है ना वो रामचंद्र सॉरी ये ताराचंद्र, माफी चाहूंगा, ये ताराचंद है और ये रामचंद्र है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ताराचंद्र चक्रवर्ती ये सचिव थे, पहले सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती। ये रामचंद्र विद्यागीस। दूसरा नाम द्वारकानाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर। देखिएगा ये जो द्वारकानाथ टैगोर है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी थे ये। तो जब ये विलायत चले गए, इंग्लैंड चले गए, तब रामचंद्र विद्यागीस और द्वारिकानाथ टैगोर इन दोनों ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। बस इनका नाम याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ना द्वारिकानाथ टैगोर जी के बेटे थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। तो यहां पर तीन नाम आपको स्पेशली याद रखना है, मतलब तीन नहीं, दो नाम है। द्वारिकानाथ टैगोर उनके बेटे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बेटे हुए फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब हम लोग देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी के संचालन में अपना ये जो ब्रह्म समाज है, देवेंद्र नाथ टैगोर, इनका जो जन्म हुआ था लगभग 1818 में इनका जन्म हुआ था, 1818 में, और इनकी डेथ हुई थी 1905 में। पूछा जा सकता है आपको कब इनका जन्म हुआ था। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को CGPSC अभी जो लास्ट जो एग्जाम हुआ है 14 फरवरी को, तो उसमें एक पूछा था कि राजा रवि वर्मा जी का जन्म कब हुआ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी चीज हो, यही नहीं कि इनका जन्म ही कब हुआ, बाकी दूसरी चीजें भी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने 1842 में, कब 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। कब 1842 में इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। तो ये 1842 से लेकर के लगभग 1865 तक ब्रह्म समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बाद में फिर ना ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाता है। तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ब्रह्म समाज से जुड़ने से पहले भी सोशल एक्टिविटीज में काफी लगे हुए थे, मतलब कि समाज सेवा और इस तरह के कार्यों में वो जो है काफी लगे रहे। इनके द्वारा एक संगठन स्थापित किया गया था जब ये ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े थे, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तत्वबोधिनी सभा आपसे पूछा जा सकता है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। इसकी जो स्थापना है, एक स्थान है कलकत्ता में जोरासाकी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। स्थान का नाम है जोरासाकी। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लोग जो है इसके माध्यम से काम करते थे। बाद में फिर 1842 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं अपने साथियों के साथ ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो जाते हैं। और ये जो तत्वबोधिनी सभा है ये फिर ब्रह्म समाज के साथ मिलकर के काम करते हैं कुछ समय, लेकिन बाद में फिर तत्वबोधिनी सभा का पूरी तरह से अपना जो ब्रह्म समाज है उसमें विलय हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, ये उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, तत्वबोधिनी समाज का ना शुरुआत में नाम था तत्वरंजिनी सभा। तत्वरंजिनी सभा शुरुआत में, बाद में फिर इसका नाम जो है तत्वबोधिनी सभा रख दिया जाता है। तत्वबोधिनी सभा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रुथ टीचिंग एसोसिएशन। ट्रुथ टीचिंग एसोसिएशन, तत्वबोधिनी सभा को। तो पुराना नाम क्या था? तत्वरंजिनी सभा। अब ये लोग जो है 1842 में कहां शामिल हो जाते हैं? ब्रह्म समाज में। तो जो तत्वबोधिनी सभा है वो भी वहां पर विलीन हो जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पत्रिका निकाला था यही तत्वबोधिनी नाम से, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका, इसी नाम से उन्होंने पत्रिका निकाला जो कि ब्रह्म समाज के लिए काम करता था, तत्वबोधिनी पत्रिका। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा तत्वबोधिनी पत्रिका। उसके संपादक बनाए गए अक्षय
कुमार, ये जो है उसके संपादक बनाए गए थे। अक्षय कुमार दत्त इनका पूरा नाम, अक्षय कुमार दत्त। ये जो है तत्वबोधिनी सभा के तत्वबोधिनी पत्रिका के क्या बनाए गए, संपादक बनाए गए, तत्वबोधिनी पत्रिका के। इसके बाद ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जब ब्रह्म समाज से ये जुड़े हुए थे, ये बहुत जल्दी ना ब्रह्म समाज के प्रमुख आचार्य बन जाते हैं, प्रधान आचार्य बन जाते हैं। उसके बाद फिर ये तत्वबोधिनी पत्रिका निकालना शुरू करते हैं। फिर एक तत्वबोधिनी स्कूल भी खोला जाता है, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी स्कूल भी खोला जाता है। और तत्वबोधिनी स्कूल के प्रधान आचार्य इन्हीं को बनाया जाता है, अक्षय कुमार दत्त को। तो अक्षय कुमार दत्त का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी स्कूल दोनों के ये हेड थे, मतलब पत्रिका के संपादक और स्कूल के प्रधान आचार्य। ये जो तत्वबोधिनी स्कूल था क्यों खोला गया था, तो जो ब्रह्म समाज के जो प्रचारक थे, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो उसके सदस्य थे, उनको प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसमें और भी लोग जुड़े हुए थे। ये जो स्कूल है ना तत्वबोधिनी स्कूल, इसमें और भी लोग जुड़े हुए थे, आप लोग उनका नाम याद रखिएगा, जैसे कि राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग इसको लिखते जाइएगा। राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती और प्यारे चंद्र मित्र। लाल होता है ना, प्यारे लाल नहीं, प्यारे चंद्र मित्र। देखो, राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद चक्रवर्ती जो सचिव थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती वो, उसके बाद प्यारे चंद्र मित्र, ये सब भी जो है तत्वबोधिनी स्कूल के साथ जुड़े हुए थे। मतलब कि उस स्कूल के दूसरे वो अध्यापक के रूप में पढ़ाते रहे होंगे। तो ये चीज था। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्मोपासना पर बल दिया। ब्रह्मो आधा म है ये, ब्रह्मोपासना मतलब कि ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया और इसको प्रचारित किया। ब्रह्म की उपासना मतलब देखो, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म मतलब क्या, जो एकेश्वरवादी होता है, वो इस संसार का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड को किसने बनाया है, ब्रह्म ने बनवाया है, इस टाइप से ये बोलते थे। तो उस परमपिता जिसने इस दुनिया को बनाया उसको ब्रह्म माना गया और उस ब्रह्म की उपासना को इन्होंने जो है माना और इसका जो है प्रचार प्रसार किया। ब्रह्मोपासना, ब्रह्म की उपासना। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा पर काफी बल दिया, शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने काफी बात की अंग्रेजों से, मतलब कि भाई हमारे भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारो। इसके अलावा ये तकनीकी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल देते थे, मतलब तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये चीज थी। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो आपसे पूछा जा सकता है। स्कॉटलैंड के एक धर्म प्रचारक थे अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ, ये स्कॉटलैंड के थे ईसाई धर्म प्रचारक। कौन थे ये? ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इंडिया एंड इंडियन मिशन। इंडिया एंड इंडियन मिशन इन्होंने पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक में इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके द्वारा जो भी उपनिषदों के बारे में बात की जाती थी, उपनिषदों के बारे में जो भी वो लिखा करते थे अपनी पत्रिकाओं में, उपनिषदों को लेकर के उनके जो भी विचार थे, किनके? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के। तो अलेक्जेंडर डफ ने उनका काफी आलोचना किया, यहां तक कि ये बोला कि आपका जो उपनिषद है वो कुछ भी नहीं है, वो कोई मतलब का नहीं है, बेकार है, निरर्थक है। तो इसका जवाब जो है, अभी मैंने जो पुस्तक बताया ना, इंडिया एंड इंडियन मिशन, उस पुस्तक में इन्होंने आलोचना की थी अलेक्जेंडर डफ ने, उपनिषद और देवेंद्रनाथ टैगोर जी की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था इनको और एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया था अलेक्जेंडर डफ को। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, वेदांती विडिक्टेड। मैं लिख देता हूं, वेदांतिज्म वी डिक्टेड। ये जो है
अपने जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने लिखा था वेदांतिज्म विडिक्टेड, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अलेक्जेंडर डफ को जवाब दिया था। इसके अलावा इन दोनों के बीच ना, मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर और अलेक्जेंडर डफ दोनों के बीच धर्म को लेकर के काफी वाद विवाद भी हुआ था, मतलब कि डिबेट हुआ था दोनों के बीच। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है 1842 में अपने जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और ब्रह्म समाज को ये काफी लोकप्रिय कर देती हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग अब बात करेंगे केशव चंद्र सेन जी के विषय में। केशव चंद्र सेन वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यार क्या हो रहा है, बहुत मैं खांस रहा हूं। तो जो केशव चंद्र सेन है वो भी देवेंद्रनाथ टैगोर के जैसे ही ब्रह्म समाज को लेकर के काफी, मतलब कहना चाहिए उनका रवैया ठीक ठाक था। तो जो केशव चंद्र सेन, आपको ब्रह्म समाज से संबंधित ना कुछ लोगों के नाम याद रखने। तो उनमें से राजा राम मोहन राय जी हो गए, उसके बाद फिर द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, तो ये पूछा जाता है। तो बात करेंगे अब हम लोग केशव चंद्र सेन जी के विषय में। केशव चंद्र सेन, देखिए तो केशव चंद्र सेन जी हैं, ये ना 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे। कब? 1857 में। कई सारी पुस्तकों में आप लोगों को 1858 भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो है काफी उदारवादी थे और साथ ही साथ सुधारवादी भी थे, और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर ब्रह्म समाज को पूरे भारत में प्रसिद्ध करवा दिया था। पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और जब ये भ्रमण में थे ना, मतलब पूरे भारत का जब ये दौरा कर रहे थे और जब ये महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां के लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। इसके बाद ये दक्षिण की ओर जाते हैं, मद्रास जाते हैं, तो मद्रास में इनकी प्रेरणा से देव समाज की स्थापना होती है। तो इन्होंने भारत का काफी भ्रमण किया ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से। ये बहुत ज्यादा सुधारवादी थे, ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके विधवा विवाह, हालांकि कानून बन चुका था लेकिन फिर भी जो लोग हैं, लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदली थी। देखो जो सती प्रथा है, विधवा विवाह है, इन सब चीजों पर कानून भले बन गया था लेकिन जो लोगों की मानसिकता है उसके आगे अंग्रेज भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये जो है बहुत जल्दी बदलाव चाहते थे। स्त्री शिक्षा हो, बाल विवाह रुके, विधवाओं की स्थिति सुधरे, जो जाति पाति है, छुआछूत है, वो चीज दूर हो। तो ये सुधार करने में काफी, मतलब एक एग्रेसिव थे, मतलब जल्दी जल्दी परिवर्तन हो, ऐसा इनका मानना था। तो अब इन्होंने क्या किया, काफी मतलब अपना जो काम है सुधार हो उसको जो है जल्दी आगे बढ़ाने लगे। अच्छा, इनके बारे में एक चीज मैं बता दूं कि जो केशव चंद्र सेन थे ना, ये अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलते थे, अंग्रेजी बोलने में बड़े माहिर थे। और ये शुरुआत में ना बैंक ऑफ बंगाल के कर्मचारी थे, बैंक ऑफ बंगाल में काम करते थे। 1861 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1861 में इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल की नौकरी छोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी थी इनकी, और उसको छोड़ करके ये फिर पूरी तरह से ब्रह्म समाज के लिए समर्पित हो गए। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाला गया जो अक्सर पूछा जाता है, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था, द इंडियन मिरर। पूछा जा सकता है द इंडियन मिरर, और इसमें इनके लेख वगैरह छपते थे, द इंडियन मिरर। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के ना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य बना दिया, जो कि पहले वो खुद थे प्रधान आचार्य, तो अब जो है इनको बना दिया गया ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य। तो दी इंडियन मिरर जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, ये अंग्रेजी में काफी माहिर थे, अंग्रेजी बोलने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजों के समान। उसके बाद देखिएगा इन्होंने एक ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की। क्या? ब्रह्म विद्यालय। तत्वबोधिनी स्कूल वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का, ब्रह्म विद्यालय केशव चंद्र सेन जी का है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। द इंडियन मिरर अंग्रेजी समाचार पत्र, और ब्रह्म विद्यालय जो इनके द्वारा शुरू किया गया स्कूल था। तो ये जो है इनके प्रयासों से ब्रह्म समाज लगभग पूरे भारत में ख्याति प्राप्त हो गया, और ये बहुत ज्यादा सुधार करने में विश्वास रखते थे। इनका जो समाचार पत्र निकलता था उसके माध्यम से भी ये जो है अपने विचार, इनके जो भी सिद्धांत थे, उन सब चीजों को ये जाहिर करते थे। तो इससे इनका जो
बहुत ज़्यादा जो उदारवादी रवैया था, बहुत ज़्यादा सुधारवादी रवैया था, उससे ब्रह्म समाज के जो लोग थे, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए और दूसरे सदस्य हो गए, वो लोग थोड़े चिंतित हो गए कि भाई उनका जो मानना था, देखो जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे उनका मानना ये था कि हम लोगों को जो है आध्यात्म को लेकर के चलना है, आध्यात्म को लेकर के चलना है, मतलब कि उपनिषदों में जो चीज दिया हुआ है, प्रार्थना करो, इन सब चीजों को लेकर के चलना है और साथ ही साथ में समाज सुधार भी करना है, लेकिन वो धीरे धीरे होना है, एकदम से नहीं होना है। लेकिन जो केशव चंद्र सेन जी थे, ये सब कुछ जो है तुरंत होना चाहिए। आध्यात्म थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनका मानना था कि हमारा जो पहला उद्देश्य होना है आध्यात्म होना है, हिंदू धर्म को बचाना है हमको। उस समय जैसा कि होता था ईसाई धर्म प्रचार, मतलब बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाता था, तो ब्रह्म समाज का एक ये भी काम था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोकना। तो ये लोग जो है आध्यात्म को लेकर के चलना चाहते थे, धर्म को लेकर के चलना चाहते थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी और उनके दूसरे साथी। लेकिन जो केशव चंद्र सेन थे और उनके जो समर्थक थे, ये लोग जो है बहुत जल्दी समाज में सुधार लाना चाहते थे। तो इससे जो है ये सब चिंतित हो गए कि भाई इससे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भटक जाएगा। तो अब क्या होता है 1665 में, सॉरी 1665 कहां आ गया जी, 1865, माफी चाहूंगा, 1865 में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ती है। देखो 2 बार ब्रह्म समाज में फूट पड़ी थी, मतलब पड़ेगी, एक तो ये हो गया पहला 1865 में। अब इसी चीज को लेकर के कि जो केशव चंद्र सेन थे ये बहुत आगे, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो नहीं चाहते थे, तो विवाद हो जाता है और केशव चंद्र सेन जी को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। तो अब जो है जो केशव चंद्र सेन है उनके जो सहयोगी हैं वो ब्रह्म समाज से बाहर कर दिए जाते हैं और जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जो पुराना जो ब्रह्म समाज है, वो क्या करता है अपना नाम परिवर्तित कर देता है, वो बन जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज मतलब ये जो है ना बिल्कुल शुरू में जैसे थे प्रार्थना करना, बस वहीं तक सिमट के रहना ये लोग चाहते थे और सुधार भी चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे पहली प्राथमिकता इनकी आध्यात्म थी। आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो पुराना वाला जो ब्रह्म समाज था। अब इधर जो केशव चंद्र सेन है ये फिर अलग हो गए अपने साथियों के साथ, इनके जो भी सहयोगी थे, जो समर्थक थे, ये लोग अलग हो गए। तो अब जो है केशव चंद्र सेन ये एक अलग ब्रह्म समाज बनाते हैं जिसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज ये हुआ था 66 में, 1866 में स्थापित हुआ था। 65 में फूट पड़ा, पहला फूट पड़ा 1865 में और उसके बाद 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया? केशव चंद्र। भारतीय ब्रह्म समाज, इसी को एक और दूसरे नाम से जाना गया क्या, नव विधान ब्रह्म समाज। मैं यहां लिख देता हूं नव विधान ब्रह्म समाज, इसी का दूसरा नाम नव विधान ब्रह्म समाज। किसके द्वारा स्थापित किया गया? केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। अब इस नव विधान ब्रह्म समाज या फिर ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है, इसका उद्देश्य क्या था? तेजी से भारत में जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करवाना। तो ये लोग जो है बाल विवाह के पीछे पड़ गए थे भारतीय ब्रह्म समाज वाले, मतलब कि केशव चंद्र सेन और उनके जो सहयोगी हैं वो लोग बाल विवाह के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं भाई बाल विवाह समाप्त होना चाहिए, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता है तो उससे उनका जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये सब चीजें रुक जाता है। तो ये लोग जो है बाल विवाह के पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग सफल भी हो जाते हैं। 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम या कहें सिविल मैरिज एक्ट, देसी बाल विवाह अधिनियम 1872 पारित होता है और इसके तहत कन्या की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निश्चित की जाती है। मतलब ये विवाह की आयु जो लड़की है, बच्ची है, वो 14 वर्ष से कम की नहीं होनी है, उससे 14 वर्ष या उससे बड़ी बच्चियों का विवाह हो सकता है और लड़के की आयु निश्चित की गई 18 वर्ष। तो ये जो है केशव चंद्र सेन और उनके द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था भारतीय ब्रह्म समाज अथवा नव विधान ब्रह्म समाज, तो उनकी काफी अच्छी सफलता थी। मतलब वो जो है अपने कार्य में सफल हुए, उन्होंने एक अधिनियम
पारित करवा लिया, देसी बाल विवाह अधिनियम। तो ये चीज हुआ। अब देखिए चीजें ठीक ठाक चल रही थी, इनके जो समर्थक रहे होंगे बड़े उत्साहित हुए होंगे कि भाई हमको सफलता तो मिली। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कि केशव चंद्र सेन जी का को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या था कि इन्होंने ऐसा काम कर दिया। 1878 में केशव चंद्र सेन ने क्या किया, अपनी 13 साल की बेटी, इनकी बेटी थी 13 साल की बेटी, उनका विवाह कर दिया कुछ बिहार के राजकुमार के साथ। कुछ पुस्तकों में महाराजा भी दिया हुआ मिलता है। इनकी बेटी की आयु थी मात्र 13 वर्ष। तो 13 वर्ष की अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कर दिया कुछ बिहार के राजकुमार या वहां के महाराजा के साथ। कब? 1878 में। अब देखिएगा जो बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ केशव चंद्र सेन और उनके सहयोगियों के प्रयासों से, तो उसके तहत बोला गया कि भाई आप जो है 14 वर्ष से कम आयु की बच्ची का विवाह नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज के लिए लड़ रहा था केशव चंद्र सेन, उसने खुद अपनी 13 साल की बच्ची का विवाह उससे काफी बड़े उम्र के बच्चे से किया। उतना बड़ा नहीं था तो, लेकिन यहां तो ये छोटी थी ना, अल्पायु थी। ऐसा लगता है कि उनको जो है उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया होगा, भाई किसी राजकुमार का रिश्ता आया था तो वो ठुकरा नहीं पाए होंगे। लेकिन ये जो है उनका जो करियर है, उनका जो पूरा जीवन है, लगभग उस चीज को खत्म ही कर दिया। मतलब जो व्यक्ति जीवन भर किसी चीज के लिए लड़ रहा था कि भाई ये गलत है और वो खुद उस गलती को करे तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है, जो केशव चंद्र सेन जी के जो समर्थक होते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं कि क्या कर दिया आपने। तो एक बार फिर से 1878 में ये जो ब्रह्म समाज है उसमें फिर से एक बार फूट पड़ती है। कब? 1878 में। और केशव चंद्र जी के जो समर्थक होते हैं, जो कि उनसे अब नाराज हो चुके हैं, तो वो लोग 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज ये कब स्थापित हुआ था? 1878 में। केशव चंद्र सेन जी के जो अनुयायी थे, जो समर्थक थे, वो लोग नाराज होकर के इसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपने सिद्धांतों को तोड़ दिया एक तरह से। तो अब ये जो साधारण ब्रह्म समाज स्थापित हुआ 1878 में, इसके जो सदस्य थे उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ये नाम याद रखेंगे जो कि साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, द्वारिकानाथ गांगुली, ये सब जो है साधारण ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो 1878 में। तो इसके बाद फिर जो है 1884 में जो केशव चंद्र सेन है उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1909 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो जाती है और बाद में फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्म समाज है लुप्त हो जाता है। तो ब्रह्म समाज की कुछ तिथियां आप लोग याद रखना है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 20 अगस्त 1828 इसकी स्थापना हुई। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको ज्वाइन किया, काफी बार पूछा गया है। उसके बाद 1857 में केशव चंद्र सेन इससे जुड़े ब्रह्म समाज से। फिर आता है 1865 जब ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ती है। ब्रह्म समाज का जो पुराने जो लोग थे वो आदि ब्रह्म सभा स्थापित कर लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज। उसके बाद जो केशव चंद्र सेन है वो भारतीय ब्रह्म समाज। ये कब हुआ? 1865-66 में। इसके बाद 1878 में फिर से एक बार फूट पड़ती है और इस बार साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जब भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और बाद में जब ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो इसके जो सदस्य थे, विशेष करके जो युवा सदस्य थे, जो युवक थे और जिनका विवाह हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि जो ब्रह्म समाज चाहे कोई भी हो, चाहे साधारण ब्रह्म समाज हो, आदि ब्रह्म समाज हो या फिर भारतीय ब्रह्म समाज हो, इनकी काफी सारी चीजें जो है एक समान होती थी, क्योंकि
एक ही से तो निकले ना, ब्रह्म समाज से ही निकले। तो प्रार्थना और आराधना जो है सब में होता था, उपनिषद ये लोग पढ़ा करते थे। तो जो प्रार्थना होती थी ना, उसमें नवयुवक अपनी अपनी पत्नियों के साथ शामिल होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका एक ये था कि हमको जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ाना है, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देना है। तो इस चीज को वो लोग पूरा करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो नवयुवक थे ना, वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के कोई सा भी ब्रह्म समाज हो उसके सभाओं में वो लोग जाते, प्रार्थनाओं में वो लोग शामिल होते एक साथ। इसके अलावा इस समाज की, इस संस्था के, चाहे कोई भी हो, उसके जो युवक सदस्य होते थे, वो जब उनका विवाह तय होता था तो वो छोटी छोटी बच्चियों से विवाह करने से मना करते थे, अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, बड़ी होने दो, इस टाइप से। तो ये चीजें थी। तो ये था ब्रह्म समाज। आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। आप जो है वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।